एंड वेलकम। हमने पिछले सेशंस में एटम बॉम्ब की बात की। उसके पहले एक जहाज जो फंस गया था स्विस कनाल में उसकी बात की। इससे हमारे मन में आया क्यों ना आपको स्विस कनाल की पीछे से लेकर अभी तक की कहानी सुना दी जाए। एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करी जाए जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में भी पता चल जाए। साथ में आज करंट सिनेरियो क्या है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्विस क्राइसिस के बारे में। तो आखिर ये स्विस क्राइसिस क्या है इसके बारे में समझने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। ये बात है 1875 की। 1875 में एक फ्रेंच कंपनी, एक व्यापारी फ्रेंच का, वो अपनी कंपनी के साथ आता है। बहुत सारे इलाके आप जानते हैं, उस समय पे पूरा जो इजिप्ट का इलाका था जहां पर आज के समय पे सुएज कनाल है, वहां पर बहुत सारे पाशा रूल करते थे। ये पूरा इलाका जो है वो ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था और पाशा एक तरीके से गवर्नर हुआ करता है। जैसे आज आप देखते हैं हमारे जो फेडरल सेटअप में गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उस तरीके से पाशा हुआ करते थे उस समय। ये जो एक फ्रेंच व्यापारी है ये सबसे परमिशंस लेगा और परमिशंस लेने के बाद ये 100 किलोमीटर लंबी एक नहर, एक कनाल को तैयार करेगा। लगभग आप देखेंगे 10 साल लगने वाले हैं और ये कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। इसमें बहुत सारे लोग अपना स्टॉक्स इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे इसके, और इसमें एक बहुत बड़े शेयर होल्डर इजिप्ट के पाशा, जिनका नाम इस्माइल पाशा था, वो भी थे। यहां तक आपको एक बात समझ में आना चाहिए, एक फ्रेंच कंपनी और इजिप्शियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनाल को बनाने में। अब इसको बनाने से एक ऐसी कंट्री है जिसको बड़ी तकलीफ हो रही थी और उसका नाम है ब्रिटेन। आप सोचेंगे कि ब्रिटेन को क्यों तकलीफ हो रही है? तो ब्रिटेन ये सोचने लगा था कि अगर स्विस नहर, स्विस कनाल तैयार हो जाता है तो एक शॉर्टर रूट पॉसिबल होगा यूरोप से इंडिया तक का, और बहुत सारे लोग इंडिया तक ट्रेड कर पाएंगे और कॉलोनाइज कर पाएंगे। शुरुआती दौर में मैं बात कर रहा हूं 1875 की, मतलब बैटल ऑफ बक्सर भी हो चुका है, बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी है। और इसके साथ में आप देखेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट है वो भी हो चुका है। सही मायने में ब्रिटिशर्स की अच्छी खासी पकड़ इंडिया में आ गई। दूसरे यूरोपियन पावर्स अगर इंडिया में एंटर करेंगे तो उनसे ब्रिटेन ने ऐसा सोचा कि कहीं ना कहीं डिस्टेबिलिटी आ सकती है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ सकता है। अब इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी जाती है। यूरोप में ब्रिटेन अपने आप को हलक थलक कर लेता है इस कनाल के बनाने से। कुछ समय आगे बढ़ता है, समय आगे चलता है और ब्रिटेन को समझ में आता है कि ये तो फायदे का सौदा है, ये जो कैनाल है इससे सबसे ज्यादा फायदा तो हमें हो रहा है। जहां एक तरफ हमें पूरे अफ्रीका का चक्कर मार के इंडिया तक जाना पड़ता था, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा इस कैनाल का बनाने का होता है यूरोप में इंग्लैंड को। इंग्लैंड को इस चीज का फायदा होता है और इंग्लैंड अब इसमें धीरे धीरे रुचि दिखाएगा। लेकिन जब बन रहा था कैनाल तब तो आपने साथ दिया नहीं, तब तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब आप ऐसी बातें करते हैं कि ये कैनाल नहीं बनना चाहिए, आप उसके खिलाफ खड़े हैं। अब आप उसके साथ कैसे होंगे? तो एक गोल्डन चांस मिलती है ब्रिटेन को। ये गोल्डन चांस थी जब यहां पर इस्माइल पाशा अपने डेट के तले दब गए थे। उधार इतना ज्यादा बढ़ गया था, इनको बहुत सारे लोगों को पैसे लौटाने थे। इजिप्ट के इस्माइल पाशा को उधार लौटाने के लिए पैसे की जरूरत थी और उस समय औने पौने दाम पे 44% स्टेक्स जो स्विस कनाल के थे वो बेच दिए जाते हैं इंग्लैंड को। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लैंड की किस्मत देखिए आप, जब इंग्लैंड को स्विस कनाल में इंटरेस्ट की जरूरत थी उसी समय पे ये सिनेरियो आता है। जैसे ही इस्माइल पाशा अपने स्टेक्स को बेच देते हैं, इसके साथ में आपको एक और चीज देखने मिलेगी कि इजिप्ट में हालत जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल हालत क्यों है? जब भी किसी जगह की इकोनॉमी गड़बड़ होती है, आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रिवोल्ट होने वाले हैं, तो रेवोल्यूशन होने वाला है, रिबेल होने वाले हैं। आम जनता एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उनको नौकरियां ना मिले, खाना ना मिले, अच्छा हेल्थ ना मिले, तो इन चीजों के लिए खड़े हो जाते हैं। एक उराबी रेबेलियन करके शुरू हो जाता है इजिप्ट में। पाशा फिर से बेकार हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर रेबेलियन को दबाने में वो इस रेबेलियन के लिए एक प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब या फिर एज अ डिफेंस कुछ नहीं लेकर आ पा रहे थे। उनके दिमाग में यही था कि आखिर हम इस रिबेलियन को कैसे रोकें, और फिर से उनको अपने पुराने दोस्त की याद आती है, अंग्रेजों की। ये फिर इंग्लैंड से गुहार लगाते हैं, दरकार करते हैं कि आइए और हमारी मदद करिए। इंग्लैंड, हम इंडिया की हिस्ट्री से बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे मौके ही की तलाश में रहता है। सब्सिडरी अलायंस ले लीजिए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले लीजिए। इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक तरीके इन्होंने इजाद कर लिए थे कि जिससे इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरी तरीके से इनका हो जाता था। जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बंगाल में था वो भी तो कुछ ऐसे ही था। सब्सिडरी अलायंस जो अवध में लगाई गई, जहां पे कहा कि राजा की फौज अब नहीं रहेगी, फौज हमारी रहेगी।
राजा जो करेगा वो हमारी फौज के हिसाब से करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो हमारी फौज मेंटेन करेगी राजा के लिए। इजिप्ट में बिल्कुल वही कहानी रेप्लिकेट होती है सब्सिडियरी अलायंस जैसी। धीरे धीरे ये जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, अपनी आर्मी भेज के अपनी आर्मी भेजेंगे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे इस्माइल पाशा के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो अपना हाथ बनाने लगते हैं। 1936 आते आते तक सुएज कनाल की जो सिक्योरिटी है उसका पूरा काम इंग्लैंड के हाथ में पहुंच जाता है। ब्रिटिश सोल्जर्स लगे थे जो कि इसका पूरा प्रोटेक्शन और देखरेख करने वाले। वक्त में थोड़ी सी और आगे बढ़े, लेकिन एक बात याद रखें, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे अवध में हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के पहले क्या हो रहा था, 1856 में आपने देखा कि 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट या फिर अच्छे से गवर्नेंस ना करने की वजह से। उसी तरीके से 1936 तक जब तक ब्रिटेन की जो फोर्स है वो सुएज कनाल को मैनेज कर रही है, तब तक इजिप्ट में इस तरीके की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, इस तरीके के सेंटिमेंट्स आ जाते हैं कि इजिप्शियंस कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करते थे और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको हार्म करने की कोशिश करते थे। किसी को चाकू मार दिया जाएगा और इस तरीके के अलग अलग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इजिप्ट में होने लगती हैं सुएज कनाल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। इजिप्ट चाह रहा है कि सुएज कनाल का जो पूरा कंट्रोल है वो इनके हाथ में आ जाए। यहां पर अब जरूरत है एक क्रांतिकारी लीडर की, और देखिए भगवान ने आपकी सुन ली। और वो लीडर हैं कमाल अब्दुल नासिर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं इंडिया के अलाई के तौर में। जब नॉन अलाइड मूवमेंट की बात होती है तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई इजिप्ट था, और जिसमें उस समय रूल कर रहे थे नासिर, कमाल अब्दुल नासिर। जरा से इनकी पर्सनालिटी के बारे में जाने तो ये सोशलिज्म की तरफ अपना झुकाव रखते थे। बहुत सी चीजों को इन्होंने नेशनलाइज किया, जैसे इंडिया में नेशनलाइजेशन चल रहा था, बहुत सी बैंक्स का चल रहा है, बहुत सी इंडस्ट्रीज का चल रहा है, उस तरीके से ना सिर्फ इजिप्ट में करते हैं। ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी लेके आ गए थे, क्योंकि ये जो एरा है 1956 के आसपास का, ये कोल्ड वॉर का समय है। कोल्ड वॉर के समय में क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बड़े या फिर तुम बड़े, ये पता लगाया जाए। न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग होती है, बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना के घर में रख लिए जाते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो पूरा अर्थ उड़ा देंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं तैयार कर दी जाती है। और नासिर यहां पर दिमाग लगाते हैं, ये सोचते हैं कि हम यूएसएसआर से भी फायदा लेंगे और यूएसए से भी फायदा लेंगे। दोनों तरफ से मलाई खाने की सोच रखते हैं नासिर। और यहां पर धीरे धीरे आप देखेंगे नासिर के बाजू में ही, नासिर के इजिप्ट के बाजू में ही एक और कंट्री जो कि बना दी गई थी, उससे भी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। कंट्री का नाम आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मैं बात कर रहा हूं इसराइल की, जो 1948 में बनता है। इसराइल जो कि जूइश स्टेट है, जूइश कंट्री है। इसको इस अरब कंट्री से, इजिप्ट को और इसराइल को, दोनों को एक दूसरे से तकलीफ है, क्योंकि इजिप्ट को लगता है कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है और ये इजरायली जो लोग हैं ये चीज गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए इनमें लड़ाई चलती रहती है, रेगुलर टसल चलते हैं। नासिर यूएसए और ब्रिटेन से कहता है कि हमें हथियार दो, हमें हथियार की जरूरत है। और यूएस और ब्रिटेन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इसको हथियार दे दिए तो ये कहां चलाने वाला है। ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि नासिर अगर हथियार मांग रहा था तो वो इजराइल से लड़ने के लिए मांग रहा था। नासिर ने कहा कि हमें फाइटर जेट चाहिए। यूएस और ब्रिटेन बहुत अच्छे से जानते थे कि इनको फाइटर जेट्स दे देंगे तो ये उल्टा कहां हमला करेंगे, इजराइल पे। उस समय वेस्ट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था इजराइल के लिए, जिसकी वजह से यहां पर यूएस और ब्रिटेन ने नासिर की मांग इस तरीके से नहीं मानी। उनको ब्रिटेन जो आर्म्स एंड एमिनेशन, जो वेपन्स या फाइटर प्लेन्स देने थे, वो ना देके नासिर को दूसरा, एक तरीके से आप जैसे बच्चा कभी जिद करता है खिलौने के लिए तो आप उसको कुछ और दिला देते हैं, उस तरीके से करा जाता है। एक लॉलीपॉप दी जाती है नासिर को। नासिर से कहा जाता है ये जो तुम्हें नील नदी पे डैम बनाना है, आसमान नाम का, इसको हम बना के दे देंगे तुम्हारे लिए। नासिर से जब ये बात करी जाती है तो नासिर कहता है ठीक है, अच्छी बात है, डैम बना के दे दो, उससे भी तो हमारा ही फायदा है। यूएसए और ब्रिटेन से ये डैम के लिए फंडिंग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन नासिर जो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की तरफ या सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखते थे, वो यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया से भी अच्छे रिश्ते बनाने लगते हैं। चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर से अच्छे रिश्ते जब वो बनाने लगते हैं और उनकी तरफ झुकाव दिखाने लगते हैं, उसकी वजह से यूएसए और ब्रिटेन नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे, उनका अप्रोच अलग था। पूरी कोल्ड वॉर के टाइम को आप देखेंगे तो कहीं पर लड़ाई अगर हो रही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, हर जगह पर लड़ाई हो रही है सिर्फ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो दो आइडियोलॉजीज आ गई थी उनके बीच में। ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये इसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। जैसे ही
यूएसए ये देखने वाला है कि यूएसएसआर के पाले में जा रहे हैं। यूएसए अपनी फंडिंग को वापस ले लेता है। नासिर के पास कोई रास्ता नहीं था, नासिर को आसवान डैम बनाना था। इसके लिए नासिर के पास एक ही रास्ता बचा था कि जो स्विस कैनाल है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। और नासिर बिल्कुल वैसे ही करते हैं, स्विस कैनाल को नेशनलाइज करते हैं और अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट का शहर है वहां पर जाके एक स्पीच देते हैं। स्पीच में ये कहते हैं कि स्विस कैनाल से ही इतना टोल हम इकट्ठा कर लेंगे कि आसवान डैम तो हम खुद अपनी दम पे बना सकते हैं। जो कि सही मायने में एक जुमला था, लेकिन वो जुमला जो है वो बहुत ज्यादा कारगर हुआ, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। नासिर ने जैसे ही नेशनलाइज कर दिया स्विस कैनाल को, आप देखेंगे पूरे वेस्ट एशिया में इनका नाम लहराने लगता है, पोस्टर्स छापे जाते हैं, अखबारों में इनकी खबरें होती हैं और इनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे देखा जाने लगा। एक ऐसा लीडर जो वेस्ट से पंगा लेने के लिए तैयार था और सटीक प्लानिंग के साथ पंगा ले रहा था। दूसरी तरफ आप देखें तो नासिर का जो स्टेप था नेशनलाइज करने का, इससे ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि आप इस हॉस्टाइल तरीके से, आप बंदूक की दम पे किस तरीके से ये खाली करवा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन नासिर कहां सुनने वाले थे, नासिर ने स्विस कनाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब स्विस कनाल को जब कंट्रोल में ले लिया गया तो उसके बाद शांति वार्ता शुरू होती है। शांति वार्ता इस तरीके की शुरू होगी जिससे समानता, जो एक नॉर्मल कंडीशन, उसको वापस लाया जा सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुई थी और वर्ल्ड वॉर 3 होने के आसार आ गए थे, क्योंकि सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आ रहे थे। बात है, एक कॉन्फ्रेंस बनाई जाएगी, कॉन्फ्रेंस करी जाएगी और उस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे गजब की बात ये होती है, जो स्विस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इजिप्ट खुद नहीं आता है। इजिप्ट उस कॉन्फ्रेंस को स्किप कर देता है। मतलब सही मायने में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो जाती है। इसके बाद जब बड़ी-बड़ी कंट्रीज जो हैं, जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, उनको समझ में आता है कि इजिप्ट हमें सीरियस नहीं ले रहा है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ता फिर निकाला जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तीनों मिल जाते हैं, एक ट्रीटी ऑफ सेवरेस करते हैं और उसमें एक रास्ता निकालते हैं। ये रास्ता कैसा था इसके बारे में समझें और इसके बाद यूएस ने किस तरीके से दो गजब के पॉलिटिशियन, जो प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस और ब्रिटेन के, दोनों के करियर तबाह कर दिए। अब ये कहानी सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं स्विस कनाल को वापस लेने का। प्लान ऐसा है, इजराइल से कहा जाता है कि तुम सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमला करना चालू करो सिनाई पेनिनसुला से। इजराइल बिल्कुल वैसे ही करता है और फ्रांस और ब्रिटेन कहते हैं कि जैसे ही तुम हमला करोगे, हम जैसे दो लोगों जब लड़ते हैं तो बीच में बचाने आते हैं, उस तरीके से हम दोनों बीच में आ जाएंगे इजिप्ट और इजराइल के, तुमको रोकने के लिए। इजराइल हमला करता है इजिप्ट पे और 2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे इजराइल को काफी पीछे घसीट दिया जाता है, इजिप्ट को काफी पीछे घसीट दिया जाता है इजराइल के द्वारा। प्लान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस आने वाले हैं, मिलिट्री एक्शन करेंगे, बम पे बम मारेंगे और स्विस कनाल को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इतने शिप्स डुबा दिए गए थे स्विस कनाल में कि 6 महीने लगे थे उस कनाल को साफ करने में। आप देखें, मिलिट्री एक्शन के तौर पे, मिलिट्री के नजरिए से ब्रिटेन और फ्रांस की जीत हुई, लेकिन पॉलिटिकली ऑन द ग्राउंड्स, घर पे जाके देखें, बैक एट होम देखें, तो ब्रिटेन में सेंटिमेंट्स कैसे थे। ब्रिटेन में सेंटिमेंट्स थे अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर जो स्टेप्स ले रहे थे उनके खिलाफ बहुत से मिनिस्टर्स भी खड़े हुए, आम जनता भी खड़ी हो गई। वो लिखते थे नो वॉर अगेंस्ट इजिप्ट, नो वॉर अगेंस्ट स्विस। इस तरीके की बात क्यों करी जा रही थी, क्योंकि अब सब लड़ाई से डर रहे थे, कोई नहीं चाह रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। दूसरी, जिस तरीके का मिलिट्री एक्शन ब्रिटेन और फ्रांस ने दिखाया, उस तरीके का मिलिट्री एक्शन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल और समझदारी भरा नहीं माना जाता। यूएस इसके लिए सैंक्शंस लगाने की बात करता है, इजराइल पे सैंक्शन लगाने की बात कर दी जाती है। जो पाउंड स्टर्लिंग है उसको इतना ज्यादा डिवैल्यू कर दिया जाता है कि $40 मिलियन के आसपास का लॉस हो जाता है सिर्फ एक दिन में ब्रिटेन को। इसके अलावा अलग अलग जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी उनको सजा दी जाती है इनडायरेक्टली यूएस के द्वारा। दोनों ही फ्रांस और ब्रिटेन के प्रीमियर्स जो थे उनके करियर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर यूएस अपना पल्ला साफ करता है, यूएस ये बताता है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। अब आप सोचेंगे कि यूएस इतना बड़ा सुपर पावर है, उसको इतने क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसकी सीधी सीधी वजह ये थी कि ये नाटो है। नाटो में यूएस है और उसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस और भी कंट्रीज हैं। इससे सीधी सीधी बात आपको समझ में आएगी कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस लड़ाई कर रहे हैं और उन पे हमला हो जाता तो मजबूरन यूएस को भी हमला करना पड़ता या यूएस को भी लड़ाई में कूदना पड़ता, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती थी। मतलब आप ये समझिए स्विस क्राइसिस इतना बड़ा हो जाता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती थी। यूएसए जब तीनों को लताड़ लगाता है उसके बाद एक वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पे ये काम करता है। एक फोर्स बनाई जाती है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स।
जो कि कनाडा के बहुत इंपॉर्टेंट सहयोग से बनाई गई थी और इसके द्वारा सुएज कैनाल को मैनेज कराया जाता है। ब्रिटेन एक तरफ यूनिलैटरली सीज फायर को साइन कर देता है, वहां पर जो स्विस में उनकी जो फौज थी उन सबको वापस बुला लेता है। फ्रांस ये सोचता है कि जब आपने प्लानिंग की थी तब तीनों ने मिलकर की थी, सीज फायर करने से पहले तो हमें बताया होता। जब ऐसा पता चलता है तो फ्रांस ये बोलता है कि अब ब्रिटेन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद फ्रांस जल्दबाजी या फिर और ज्यादा अपने इंटरेस्ट को, अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करता है ईयू की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ, और फिर यूनियन को बनाने की तरफ और ज्यादा अपने कदम बढ़ाता है। इसके अलावा देखें तो एक छोटी सी रेवोल्यूशन 1760 के आसपास, 1758-60 के आसपास आपको फ्रांस में भी देखने मिलेगी, जिसके बाद सरकार बदल जाती है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इजराइल में चूंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इजराइल ने अपना सीधा सीधा प्रीटेक्स्ट ये दिया था कि हम सेल्फ डिफेंस में ये चीज कर रहे थे, इस वजह से इजराइल पे सिर्फ सैंक्शंस लगे थे। तो ये कहानी है, सही मायने में आपको समझ में आएगा कि नासिर ने पंगा लिया, लेकिन इतना कैलकुलेटेड तरीके से पंगा लिया कि पूरी दुनिया उनके साथ थी, जिसकी वजह से सुएज कैनाल उनके कंट्रोल में आ पाया। यहां पर हमने चर्चा की स्विस क्राइसिस की। उम्मीद करता हूं आपको एक कहानी समझ में आई होगी। कहानी से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो 4 बातें भी अगर आपको याद हो गई तो शायद आपके एक मेंस का आंसर या प्रीलिम्स का आंसर क्रैक कर पाएगा। तो यहां पर हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक स्टोरी की सीरीज चल रही है, उसकी दूसरी स्टोरी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में, तब तक के लिए थैंक यू।